हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहायक क्रिया, जो कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं। उन 5 प्रकारों में से हमने 3 देखे हैं और आज हम देखेंगे सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, सहायक क्रिया को किस तरह से पहचाना जाएगा, हमें किस तरह से पहचानना चाहिए सहायक क्रिया को, यानी इसी के बारे में आज हम क्या है यानी देखेंगे सहायक क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा या फिर उसका संक्षिप्त में यानी आप उसके बारे में क्या है यानी जानकारी क्या है समझ कर लेना है। यानी कल सहायक क्रिया मतलब संयुक्त क्रिया जिसे कहा जाता है। कल हमने देखे हैं सहायक क्रिया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया है, मतलब सहायक क्रिया को किस तरह से पहचानना है या फिर मूल क्रिया को यानी उसे क्या है यानी सहायक क्रिया में किस तरह से प्रयोग करना है, इसके बारे में हमें क्या है आज देखना है। तो यानी सबसे पहले सहायक क्रिया यानी क्या है, मुख्य क्रिया के बाद लगकर आने वाली क्रिया को क्या है यानी सहायक क्रिया कहा जाता है। यानी जब मुख्य क्रिया के बाद अन्य और एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसे क्या है यानी सहायक क्रिया कहा जाता है। यानी यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में थोड़ा सा क्या है जानकारी, यानी 2 क्रियाओं का क्या है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, एक ही क्रिया का नहीं, यानी 2 क्रियाओं का। यानी मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। यानी सहायक क्रिया किसे कहा जाता है, मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली या प्रयोग होने वाली क्रिया को यानी क्या है सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें देखना है आज, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। अब यहां पर देखिए यानी हमने परिभाषा देखी है, किस तरह से परिभाषा है कि यानी जो है जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है उसे क्या है सहायक क्रिया कहा जाता है। मतलब मुख्य क्रिया अपने क्रिया को पूर्ण रूप से क्या है पूर्ण नहीं कर पा रही है, तब सहायक क्रिया की सहायता ली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है सहायक क्रिया कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यानी मतलब अब देखिए करामत अली सुनकर खामोश रहा, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है, यानी मतलब गया ये शब्द क्या है सही क्रिया है यहाँ पर। यानी रह यानी क्या है करामत अली सुनकर खामोश रह, कोई वाक्य या कोई अर्थ यानी नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है हम सहायक क्रिया का क्या है यहाँ पर प्रयोग करना आवश्यक है, इसी को सहायक क्रिया कहा जाता है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, यानी क्या है यानी करामत अली सुनकर खामोश रह गया। यानी सहायक क्रियाओं का अधिकांश प्रमाण में क्या है भूतकाल और भविष्य काल में ही प्रयोग किया जाता है। यानी करामत अली सुनकर खामोश रह गया, यानी यह जो है यानी क्या है सामान्य भूतकाल का काल है, यानी मतलब सामान्य भूतकाल हो या फिर भविष्य काल हो, यानी इनमें ही क्या है इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अन्य और एक देखिए यानी जिसे कहा जाता है, जैसे कि मैं अब देखिए यहाँ पर जो ये मैंने और एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, यानी ये तो उदाहरण हो गया कि मतलब सहायक क्रिया किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर तुझे गौशाला में भर्ती करा,
तुझे गौशाला में भर्ती करा, यहां पर वाक्य अपूर्ण तरह से क्या है प्रकट हो रहा है, मतलब अपना अर्थ यानी ये मुख्य क्रिया जो है अपना अर्थ पूरी तरह से क्या है यानी बता नहीं पा रही है, यानी प्रकट नहीं कर रही है। इसीलिए यहां पर हमें सहायक क्रिया को क्या है लेना जरूरी है। इसीलिए यहां पर देखिए तुझे गौशाला में भर्ती करा, यानी यहां पर हम देंगे यानी तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, यानी मतलब क्या है यानी ये भविष्य काल यानी क्या है यहां पर क्या है गया है, यानी मतलब कहने का उद्देश्य यही है कि मतलब क्या है सहायक क्रिया का किस तरह से क्या है प्रयोग किया जाता है। अब सहायक क्रिया के बारे में यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में यानी 10th एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह से। यानी पहला प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित तो वाक्य में से सहायक क्रिया को छांट कर लिखिए। दूसरा वाला दिया गया है, मतलब आपको क्या करना है, दिया गया प्रश्न है उस वाक्य में से यानी आपको क्या है सहायक क्रिया को छांट कर लिखना है। मतलब किस तरह से लिखना होगा सहायक क्रिया को, यानी मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं कि मतलब यानी आपको यहां पर एक दिया गया है, इसमें से सहायक क्रिया को क्या है यानी छांट कर लिखना है, मतलब अलग कर लिखना है। 1 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यानी ये दूंगा है, इसका मूल रूप क्या है, देना। ना धातु को हटाया जाता है, मूल क्रिया के मुख्य क्रिया के यानी क्या है मूल क्रिया जो है क्रिया का मूल रूप जो है उसमें के ना धातु को हटाकर यानी उसे क्या किया जाता है सहायक क्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे सहायक क्रिया कौन सी रहेगी, यानी देना है। पहले हर एक सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना आवश्यक है, मुख्य क्रिया के बिना सहायक क्रिया अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए मूल क्रिया के बाद में सहायक क्रिया का होना जरूरी है या आवश्यकता है। अब यहाँ पर यानी ये मूल क्रिया है और ये सहायक क्रिया है, तो अब आपको पहचान कर लिखना है। तो सहायक क्रिया यानी याद रखिएगा मतलब 2 क्रियाओं का एक साथ में यानी क्या है प्रयोग किया जाता है। पहले वाली क्रिया को छोड़ देना है, दूसरी वाली क्रिया को ही हमें क्या है समझना है कि मतलब ये क्रिया किस तरह से है यानी सहायक क्रिया है। तो आप देखिए यहां पर सहायक क्रिया जो है दूंगा है। अब आपको दिया जाता है कि मतलब उदाहरण के तौर पर एकादी क्रिया का क्या होता है यानी प्रयोग करना होता है, क्रिया दी जाती है। अब यहाँ पर पहचान कर तो लिखना है, लेकिन पहचान कर लिखने के बाद आपको एक क्रिया दी गई है, उस क्रिया को आपको क्या है यानी प्रयोग कर कर लिखना है। अब उदाहरण के तौर पर सकना, यानी सकना एक क्रिया क्या है यहां पर दी गई है। निम्नलिखित क्रिया को यानी वाक्य में सहायक क्रिया के वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी सहायक क्रिया में प्रयोग कीजिए। अब इस क्रिया को सहायक क्रिया में प्रयोग करना है, तो मतलब आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब एकाधिक वाक्य लीजिए। अब इसे एक करना है, ना धातु को हटाना है। सहायक क्रिया में प्रयोग करने के लिए मूल क्रिया का सबसे पहले हर एक क्रिया के अंत में ना लगता है। देना, खाना, हंसना, रोना, चलना, उठना, बैठना, यानी ना जो है हर एक मूल क्रिया के यानी क्या है अंत में ना प्रत्यय धातु क्या है लगता है। तो उस ना धातु को यानी अंत वाले धातु को क्या है हटाना है और बची हुई क्रिया को क्या करना है यानी भविष्य काल या फिर भूतकाल में रूपांतरित करना है या परिवर्तित करना है। अब जैसे कि मैंने ना धातु को यहां से हटाया है, तो इसे यानी यहां पर ना धातु हटने के बाद सका, सक बचा है। अब इसे हमें क्या है वाक्य के हिसाब से भविष्य काल करना है, तो यानी क्या है सकेगा, केगा, और ना भूतकाल करना है तो सका, यानी ये भविष्य और ये भूतकाल, मतलब दोनों ये की मूल क्रिया बची थी सक, तो सकेगा
और ना ही सका, यानी दोनों को क्या है भविष्य काल और भूतकाल में क्या है परिवर्तित करना है। अब मैं आपको यहाँ पर दोनों की उदाहरण देता हूं। मैं आपकी मदद नहीं कर सका, यानी यहां पर बना है, यानी कर एक मूल मुख्य क्रिया आई है और बाद में से सका ये क्या है सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया का क्या है यहां पर प्रयोग हुआ है। तो अब ये एक हो गई। अब ये हुआ है भूतकाल, और दूसरा वाला देखेंगे अब देखिए यहां पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, नहीं कर सका ये भूतकाल में है, और मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा ये भविष्य काल में है। मतलब बचे हुए यानी ये सकना है, क्रिया को हमने क्या किया है सक, ये सिर्फ क्रिया को निकाले, ना धातु हटाए है, ना धातु हटाने के बाद जो क्रिया बची हुई है उसे हमें क्या है एक तो भविष्य काल में करना है या फिर भूतकाल में करना है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है, हमारे ऊपर रहता है कि मतलब हम उस क्रिया का प्रयोग भूतकाल में करेंगे या भविष्य काल में करेंगे। ये प्रयोग करते समय हमें इस बात का क्या है ध्यान रखना है। मूल क्रिया के अंत वाला धातु हटा देना है, बची हुई क्रिया को क्या है यानी भविष्य काल में या फिर भूतकाल में प्रयोग करना है। इसके लिए एक मार्क है, मतलब दोनों सही क्रिया के लिए क्या है आप लोगों को यहाँ पर क्या है 2 मार्क यानी क्या है मिलते हैं। यानी ना धातु को हटाने के बाद आप किसी भी यानी इसमें क्या है प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो भविष्य में कीजिए या फिर भूतकाल में कीजिए। यही यहाँ पर जो है सही क्रिया क्या है पहचाना किस तरह से जाता है या फिर उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है सही क्रिया का वाक्य में, यही आपको बताने के लिए मैंने यानी फिर से एक बार यानी डीप में संक्षिप्त में क्या है यानी बताने का कार्य किया गया है। सही क्रिया की यानी परिभाषा जो है फिर से एक बार आपको यहाँ पर क्या है यानी रिमाइंड कर रहा हूं कि मतलब क्या है यानी मुख्य क्रिया के बाद, यानी मुख्य क्रिया के बाद यानी जिन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया के बाद जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कर और सकना, यानी करना और सकना दोनों क्रिया है, करना और सकना यानी दोनों क्रियाओं का है, लेकिन यहाँ पर कर मुख्य है, मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया का क्या है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया समाप्त होती है। यानी सिर्फ मैं आपके जानकारी के लिए यानी फिर से एक बार क्या है इसे दोहराया, मतलब कि क्या है कल मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई थी कि मतलब क्या है प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इसके लिए 2 मार्क आपको क्या है बोर्ड में है, मतलब आसान है। अगर इसी को इतना समझ लेंगे तो मतलब आपके 2 मार्क आज की तारीख में यानी आज के आपकी क्या है यानी तय है। तो यानी यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया अगला टॉपिक क्या हमें देखना है, प्रेरणात्मक क्रिया किससे कहा जाता है, प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहेंगे। यानी देखिए यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया यानी अब देखिए यहाँ पर जो है मैं कुछ उदाहरण देता हूं यहाँ पर। मां प्रिया को पाठ
पढ़ाती है, थर्ड वाला है माँ अध्यापक द्वारा प्रिया को पाठ पढ़वाती। अब यहाँ पर 3 उदाहरण यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया है। यानी सबसे पहले आपको ये उदाहरण मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती बल्कि किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जब क्रिया स्वयं न की जाती हो, यानी प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ है मतलब वो स्वयं न करना, दूसरों की प्रेरणा से या दूसरों के द्वारा करने के कार्य को या दूसरों के द्वारा की गई क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। स्वयं क्रिया नहीं कर रही, यानी कौन क्रिया नहीं कर रही? स्वयं कर्ता स्वयं क्रिया नहीं कर पा रही है, उसे क्या कहा जाता है? यानी प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आई है आप लोगों को? मतलब जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती है, किसी की प्रेरणा से की जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। मतलब खुद क्रिया नहीं हो रही है, यानी दूसरों के प्रेरणा से वहां पर क्रिया को किया जा रहा है, उस कार्य को किया जा रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। मतलब अब यहाँ पर इसी के लिए भी यहाँ पर क्या है, आप लोगों के लिए 2 अंक दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब 2 अंक किस तरह से है, मैं अंत ये समझाने के बाद आपको क्या है, यानी कौन से कैसे सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको क्या है जानकारी दूंगा। 10वीं एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले सवाल किस तरह से रहेंगे। तो अब यहाँ पर पहले प्रेरणार्थक क्रिया, जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती हो, किसी की प्रेरणा से की जाती हो। अब यहाँ पर स्वयं, अब पहला वाला देखिए उदाहरण, प्रिया पाठ पढ़ती है, मतलब यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का उल्लेख है, और तीनों भी जो है यहाँ पर कर्ता के द्वारा कर्म पर परिणाम हो रहा है क्रिया का, और क्रिया को क्या है कर्ता अपने आप खुद कर रहा है, यानी कर्ता यहाँ पर कर रहा है, क्रिया का फल पढ़ने पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रिया तो यानी स्वयं जो पढ़ रही है वही क्रिया हो रही है उसी के द्वारा। यहाँ पर प्रिया पाठ पढ़ती है, प्रिया ही पाठ पढ़ती है, यानी यहाँ पर क्या है, क्रिया मुख्य रूप से स्वयं की जा रही है, मतलब कर्ता स्वयं कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, माँ प्रिया को पाठ पढ़वाती है, यानी अब यहाँ पर यानी माँ जो है प्रिया को पाठ पढ़वाने का काम। अब यहाँ पर प्रिया स्वयं काम कर रही है कि क्रिया नहीं कर रही है, यानी प्रिया के द्वारा क्रिया स्वयं नहीं की जा रही है, प्रिया को यानी क्रिया कराने के लिए क्या है, किसी से प्रेरणा लेनी पड़ रही है, यानी माँ से प्रेरणा, यानी माँ क्या कर रही है, प्रिया को पाठ पढ़ा रही है। प्रिया खुद कर रही थी पहले वाक्य में, लेकिन दूसरे वाक्य में प्रिया स्वयं न कर दूसरों की प्रेरणा से अपना पाठ पढ़ने का कार्य कर रही है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा वाला उदाहरण अंतिम देखिए, माँ अध्यापक द्वारा प्रिया को पाठ पढ़वाती है। अब यहां पर देखिए, यानी स्वयं न कर ना ही मां कर रही है, मां अध्यापक के द्वारा यानी क्या है, प्रिया को पाठ पढ़वा रही है। मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के 2 प्रकार है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हमें क्या है देखना है। उससे पहले यहाँ पर 3 उदाहरण मैंने दिए हैं, यानी माँ अध्यापक द्वारा प्रिया को पाठ पढ़वाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है, और यहाँ पर प्रिया को यानी माँ ही कर रही है, यहाँ पर माँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाने का कार्य, मतलब द्वितीय व्यक्ति से क्या है, थर्ड पर्सन को क्या है यानी काम लेने का क्या है यहाँ पर कार्य किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है दिखाई हमें दे रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया में यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जब क्रिया करने वाला एक करता है, काम करने की प्रेरणा एक ही कर्ता से मिलती है, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। मतलब एक कर्ता हो, यानी करने वाला भी कर्ता एक ही हो और प्रेरणा एक ही कर्ता से मिल रही हो, तो वहां पर क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर माँ करता है, प्रिया भी करता है, यानी माँ प्रिया को पाठ पढ़वाती है, माँ और प्रिया यानी माँ प्रेरणा देने वाली है और प्रिया यानी उस क्रिया को करने वाली है।
तो यानी क्या है, माँ के प्रेरणा से क्रिया क्या है, पाठ पढ़ने की क्या है, कार्य कर रही है। इसलिए यहाँ पर एक कर्ता, यहाँ पे भी प्रेरणा देने वाला कर्ता एक ही है और क्रिया करने वाला भी कर्ता एक ही है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक यानी क्रिया है। अब दूसरा वाला उदाहरण देखिए। अब द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहा जाता है, जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है तब उससे उस क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है, जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है, दूसरे प्रेरणा मतलब अनेक वचन आया है, मतलब यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, मतलब ये दोनों का यानी इस एक कर्ता पर क्या है, प्रयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पर माँ अध्यापक द्वारा यानी प्रिया को पाठ पढ़वाती है, मतलब माँ यानी अध्यापक, ये दोनों की प्रेरणा क्या है, यानी दूसरे कर्ताओं पर क्या है, प्रेरणा देने की कार्य। यहाँ पर एक क्रिया कर्ताओं पर क्या है, यानी पहले वाक्य में प्रिया ही करता है, लेकिन दूसरे वाक्य में माँ और प्रिया करता है, एक कर्ता और एक प्रेरणा देने वाली कर्ता। तीसरे वाक्य में दो कर्ता है और एक प्रेरणा, दो कर्ता प्रेरणा देने वाले हैं और एक कर्ता क्या है, यानी क्या है, क्रिया करने वाला है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रथम और द्वितीय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है यानी किस तरह से यानी किया जाता है। तो अब यहाँ पर यानी प्रेरणार्थक क्रिया यानी आप लोगों को समझ में आई होगी, मतलब इन उदाहरणों के द्वारा, मतलब स्वयं करना क्रिया है, मैंने किसी के द्वारा यानी उस कार्य को किया है तो यानी वो क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। मैं किसी को कहा गया है और किसी ने अन्य व्यक्ति के द्वारा क्रिया को पूर्ण किया है तो उसे क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक यानी कहा जाता है। यानी यहाँ पर माँ अध्यापक के द्वारा कार्य कर रही है, माँ खुद प्रिया को पढ़ा नहीं रही है, यानी माँ ने अध्यापक को कहा, अध्यापक ने प्रिया को पढ़ाया है। लेकिन सेकंड में देखिए माँ ने सीधे सीधे प्रिया को पढ़ाने का कार्य किया, मतलब माँ और प्रिया ही है, लेकिन पहले में जो है प्रिया स्वयं ही क्या है, कर रही है। इसलिए यहाँ पर मुख्य क्रिया है, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक है और थर्ड में जो है द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब आसान, अगर आपको प्रेरणार्थक क्रियाओं में अगर देखना है, मतलब क्रिया दी गई है तो उस क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक अगर बनाना है तो आपको किस तरह से क्या है, प्रयोग करना है। मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर खाना, यानी यहाँ पर जो है यानी क्रिया है, मतलब ना धातु लगा है, इसलिए मूल और मुख्य क्रिया यानी क्या है, खाना है, यानी ये मुख्य है और यहाँ पर प्रथम है और यहाँ पर द्वितीय है। तो यानी यहाँ पर प्रथम और द्वितीय यानी क्या है, ये मुख्य है, सॉरी मुख्य प्रथम द्वितीय। अब यहाँ पर यानी ये मुख्य क्रिया को हमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, तो यानी यहाँ पर खाना है तो यानी क्या है, यानी इनके नियम है, अगर आक्रांत आता है तो ई इक्रांत में क्या है, यानी रस्व ई इक्रांत में क्या है, यानी उसका प्रयोग होना चाहिए। यानी खाना, खिलाना, खिलवाना। यानी यहाँ पर यानी देखिए यहाँ पर खाना है, खिलाना है, खिलवाना है, मतलब खाना, खिलाना, खिलवाना। खाना मतलब स्वयं, खिलाना मतलब दूसरों के द्वारा, खिलवाना मतलब दो कर्ता के प्रेरणा से तीसरी क्रिया क्या है, पूर्ण हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो है ये तीन कार्यों को क्या है, बताया गया है। अब यहाँ पर उनके नियम दिए गए हैं, अपने किताब में भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है, मैं नियम सिर्फ आपको क्या है बताता हूं कि मतलब किस तरह से यानी क्रियाओं के प्रेरणार्थक प्रथम और द्वितीय रूप किस तरह से करना है। यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर आ कारांत हो तो वह प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में अकारांत में बदल जाता है। अब देखिए यहां पर जो है यदि मूल अक्षर आ अकारांत हो तो प्रथम और द्वितीय में अ बच जाता है। मतलब जैसे कि भागना,
मूल क्रिया में पहला अक्षर मूल क्रिया में पहला अक्षर अगर आ हो तो उसका क्या है, प्रथम और द्वितीय में अ हो जाता है। यानी यहाँ पर भा है मतलब आ का प्रयोग है, और यहाँ पर प्रथम में आपको क्या करना है, भागना है। तो यहां पर नियम है कि मतलब आ का अ में यानी प्रयोग यानी होना चाहिए। तो यानी यहां पर देखिए भागना, तो भगाना, भगाना, और दूसरा वाला जो है भगवाना। अब यहाँ पे और यहाँ पे यानी प्रथम में आना और द्वितीय में वाना का प्रयोग किया जाता है हर एक प्रेरणात्मक क्रियाओं में। अब पहला वाला का जो भी नियम है वो नियम पहले इसमें ही रहेगा, लेकिन हर एक में आना और वाना यानी प्रथम प्रेरणात्मक में आना और दूसरे में वाना यानी क्या है, लगता ही है, मतलब अंतिम यानी क्या है, प्रयोग किया जाता है, मतलब क्रिया के इन ना धातु को हटाया जाता है। अब देखिए यहां पर जो है, अरे दूसरा वाला देखिए नियम, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर दीर्घ इकारांत हो तो वह प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में ह्रस्व इकारांत होता है। मतलब दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है पहले मूल क्रिया में, अगर दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है तो यानी उसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में यानी ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है। सीखना, अब यहां पर दीर्घ ई है, ह्रस्व ई अगर होती तो पहली विलांटी होनी चाहिए थी, यहां पर दीर्घ है मतलब दूसरी यानी क्या है, विलांटी है, तो यहां पर दीर्घ ई का क्या है, प्रयोग है। तो अब इसे प्रथम और द्वितीय में ह्रस्व ई कर लिखना है। सिखाना, सिखवाना, यहां पर ये सिर्फ दीर्घ था, यहां पे ह्रस्व हुआ है, आना, खा, ख है, यहां पे ख था, ख में आ ना, खाना, न जैसे कैसे आया है, और लिख, वाना, वाना जैसे कैसे आया है। तो अब यहाँ पे इस तरह से। अब तीसरा नियम देखिए, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर ऊ, दीर्घ ऊ हो, दीर्घ ऊ हो तो तथा द्वितीय और प्रथम में क्या होता है, ह्रस्व ऊ होता है। जैसे कि भूलना, इस भूलना में यानी ऊ दूसरा वाला है यानी दीर्घ ऊ का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर उसे ह्रस्व ऊ करना है। भुलाना, भुलवाना, यहां पर यानी ये दीर्घ था, ह्रस्व हुआ, आना और वाना, ला के अंदर आ का प्रयोग हुआ है। तो यानी यहां पर तीसरा हुआ है, पहला अ हुआ, दूसरा ई हुआ, तीसरा उ हुआ, और चौथा अब क्या है, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर ये क्रांत हो तो वह प्रथम तथा द्वितीय में ई हो जाता है। ये है, ये है तो ई बन जाता है। जैसे मुख्य क्रिया क्या है, बेचना है, इसमें ह्रस्व ये का है, दो मात्रा ये आई आता है, आई, तो यहां पर सिंगल है, एक यानी क्या है, मात्रा है, तो यानी यहां पर ये है, ये का प्रयोग हुआ है, और आप प्रथम और द्वितीय में उसका क्या है यानी ई, ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है। बेचना, बेचना, बिकाना, बिकवाना, मतलब यानी बेचना यानी बिकवाना, बिकाना और बिकवाना,
मतलब रस्व यानी ये था, यहाँ पर रस्व ये था, तो रस्व ई का यहाँ पर क्या है प्रयोग किया गया है। और पांचवा वाला देखिए, यदि मूल क्रिया का प्रथम अक्षर वो अकारांत हो तो वह प्रथम तथा द्वितीय में वो बन जाता है। वो अब देखिए, यानी वो दो मात्राएं होते तो औ होता, लेकिन एक मात्रा एक काना है, इसीलिए वो है वो। धोना, धोना शब्द का हमें क्या करना है, यानी प्रथम और द्वितीय में यानी क्या करना है, वो यानी क्या है रस्व ऊ का क्या है प्रयोग करना है, मतलब पहले शब्द में। अब यहाँ पर क्या है